अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है। और जो मैंने पहले लेक्चर में जिसका हमारा उन्वान था स्ट्रोक या फालिज, जो हम कर रहे थे, उसका आज मैं दूसरा हिस्सा आपको पेश कराऊंगा। अब जहाँ तक पहले मैं जो बताया था उसमें मैंने उसकी वजूहात वगैरह बताई थी, और अब मैं जो बता रहा हूँ उसमें ये है कि कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं। यानी जिस आदमी को स्ट्रोक हो जाता है या जिसको फालिज का असर हो जाता है, उसके बाद उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैंगी। अब कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगी, उसकी वजह ये है कि फालिज की वजह से कुछ अर्से के लिए या तो बिल्कुल ही आदमी जो है वो उसकी माजूरी हो सकती है, बात करने में, समझने में, या खाने में भी मुश्किल हो सकती है। कुछ मरीजों को याददाश्त भी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है कि फिर इमोशनल प्रॉब्लम भी हो जाती है, अपने जज्बात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर मरीज़ डिप्रेशन में भी चले जाता है। अब इसमें क्या प्रिवेंटिव मेजरमेंट क्या है, एहतियात क्या कर सकते हैं। अब इसमें एहतियात यही कर सकते हैं कि आप अपने आप को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, हेल्दी डाइट लें, और वज़न को कम रखें, रोज़ाना वर्जिश करें। फिर उसके अलावा ये कि आपकी अगर खुदा ना खाते शुगर है तो उसको भी कंट्रोल करें। रोज़ाना 30 मिनट तक मॉडरेट टाइप की जो है रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसमें आपकी वॉकिंग भी हो सकती है, जॉगिंग भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है, और साइकिलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसी दवाइयाँ जो स्ट्रोक को रोकती हैं, जैसे जिसको क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर हो, कि स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है तो उसको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है कि जैसे एंटीप्लेटलेट जो दवाइयाँ हैं, एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ जो होती हैं वो प्लेटलेट्स को स्टिकी या जमने से रोकते हैं। ऐसे दवाइयों में मरीज़ को स्ट्रोक का ख़तरा होता है जिनको दी जाती हैं, और जैसे कि एस्प्रिन है, और ये लो डोज में दी जाती है, या फिर प्लेवेक्स है जिसको हम क्लोपिडोग्रिल भी कहते हैं, वो दी जाती हैं। इसके अलावा ये है कि एंटीकोगुलेंट भी दिया जाता है। इस ग्रुप में वो दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि ब्लड क्लॉट को रोकती हैं, जैसे इंजेक्शन आता है हेपरिन की सूरत में। इसका असर कम वक्त का होता है और ये अस्पताल में ज़्यादातर दिया जाता है। और अब ओरली भी नई दवाइयाँ आ गई हैं जो कि क्लॉट को रोकती हैं, जैसे कि रिवारोक्सीबेन है या एंडोक्साबेन है। ये वो इस टाइप की जो दवाइयाँ हैं ये भी क्लॉट को रोकती हैं। अब कैसे आपको डायग्नोस करेंगे, आपको क्या पता कि इसको फालिज हुआ है या नहीं हुआ। अब इसका तशखीस का एक ही तरीका है, एक तो ये कि डॉक्टर को जो है वो एग्जामिन करेगा, फिजिकली एग्जाम करेगा। उसमें पहले उसका अच्छी तरीके से मायना करेगा, उसमें उसका ब्लड प्रेशर भी चेक करेगा। फिर उसके बाद उसको स्टेथोस्कोप लगा के उसकी हार्ट साउंड भी देगा, देखेगा कोई मरमर वगैरह तो नहीं है कि जिसकी वजह से हो सकता है कोई क्लॉट। अगर मरमर है तो चांसेस होते हैं कि कोई क्लॉट निकल के वो ब्रेन में लॉन्च कर गया होगा। इसके अलावा ये कि वो अपना क्या कहते हैं पूरा ब्लड प्रेशर भी चेक करेगा, देखेगा कि ब्लड प्रेशर की वजह से तो खुदा ना खास्ता कोई हेमरेज वगैरह तो नहीं है ब्रेन में। फिर उसके अलावा वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करेगा। फिर डॉक्टर जो है वो ब्रेन में यही नहीं कि सिर्फ स्ट्रोक और उसकी वजह से या इस्कीमिक की वजह से या नैरो होने की वजह से जो आर्टरीज हैं उसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है, उसको और दूसरी भी कॉज मालूम करने पड़ती हैं। जैसे उसमें ये देखना पड़ता है कि खुदा ना खाते ब्रेन ट्यूमर ना हो, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी कभी कभी स्ट्रोक हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जाहिर है कि उसमें बहुत सारे टेस्ट भी कराने होते हैं। उसमें जो है ना वो ब्लड का एग्जामिनेशन भी होता है, उसमें देखना पड़ता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। फिर इसके अलावा ये कि सीटी कराना पड़ता है, सीटी ब्रेन या कराना पड़ता है, जिसको हम कंप्यूटराइज टोमोग्राफी भी कहते हैं, जिसमें सीरीज ऑफ एक्सरेज होते हैं जैसे दिमाग की डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें सीटी ब्रेन से ये पता चल जाता है कि या ये जो फालिज का जो असर है या हेमोरेजिक है या इस्केमिक अटैक है, या फिर कोई और ब्रेन ट्यूमर की वजह से तो नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो डाई डालकर इंजेक्शन भी देते हैं, जिससे गर्दन की और दिमाग के शरियाने को भी पता चल जाता है। फिर इसके अलावा ये कि एमआरआई कराते हैं, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज कहलाती है। इसमें बहुत से पावरफुल
मैग्नेटिक वेव होती है जो पता चलाते जो टकराती हैं, और उसके बाद फिल्म में ये पता चल जाता है कि ये स्ट्रोक किस किस्म का आएगा। इसमें दिमाग की सॉफ्ट टिश्यू का स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है। इसके अलावा ये कि कैरोटिड आर्टरी का जो होता है, जो दिमाग के अंदर, जो गर्दन के अंदर जो आर्टरी होती है, उसकी अल्ट्रासाउंड भी होता है, जिसको ये देखा जाता है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये क्लॉट कहीं गर्दन से तो निकल के नहीं गया। उसमें ये देखते हैं कि कहीं इसमें फैटी डिपॉजिट तो नहीं है, या ये कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं है। तो इससे ये पता चल जाता है। फिर इसके अलावा ये कि सेरेब्रल एंजियोग्राफी भी की जाती है। इसमें डाई को इंजेक्ट करके दिमाग के शरेआनों को तफसील से देखा जा सकता है। इसके अलावा ये कि इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। इसमें पता चल जाता है कि आपके हार्ट कैसे चल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ते के हार्ट की जो वॉल्व है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब ये कि ये भी चांस होता है कि कहीं ये क्लॉट जो है वो हार्ट से तो नहीं गया। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर इसका बाद इसका इलाज करेगा। इलाज जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या कहते हैं, 3 तरह के स्ट्रोक होते हैं। 2 मेजर स्ट्रोक होता है, 1 माइनर स्ट्रोक होता है। जिसके अब इसका इलाज भी जो है ना, इनकी मुख्तलिफ इलाज होते हैं कि ये देखना पड़ेगा कि ये क्या हेमरेजिक है, या ये इस्केमिक है, या ये टीआईए का। अब अगर इलाज डिपेंड करता है, अगर आप सपोज कर लें कि ये इस्केमिक अटैक है या हेमरेजिक अटैक है, तो इसमें मरीज को 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे, इतनी जल्दी आप दिमाग को सेव कर सकते हैं, और साथ में कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं। अब क्या करता है कि अगर आप ये चीज़ें देख ली, और अगर से डायग्नोस हो गया कि इसको क्या आएगा, अगर सपोज कर लें अगर कोई क्लॉट है, तो उसमें क्या करते हैं कि इंजेक्शन देते हैं टीपीए का, जिसको हम टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर कहते हैं। और कभी कभार इमरजेंसी एंडोवास्कुलर प्रोसीजर भी करते हैं, जिसमें कैथेटर डालकर दिमाग के शरेआन में डालकर और इंजेक्शन टीपीए देते हैं जहां स्ट्रोक होता है, और इस तरीके से दिमाग को बचाया जा सकता है। अब इसके अलावा ये कि कभी कभार अगर सपोज कर लें कि ब्लड वेसल में क्लॉट को निकल आते हैं, तो और कुछ और प्रोसीजर भी है, जैसे कैरेडिट एंडाटेक्टोमी कहलाता है। सर्जरी करके प्लेग को निकाल लेते हैं। अब कैरोटिड आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो, तो इसमें एंजियोप्लास्टी स्टेंट डाल के करते हैं, कि जिसमें क्या करते हैं कि कैरोटिड आर्टरी में स्टेंट डालकर इन्फ्लेट करते हैं, और कैरोटिड आर्टरी को एक्सपेंड कर देते हैं। अब हेमरेजिक, अगर सपोज कर लें कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो खून पतला करने की जो दवाई पेशेंट पहले ही अगर खून पतला करने की दवाई अगर ले रहा है, तो जाहिर है कि पहले हम इसमें जो ब्लड के जो कंटेंट है, वो तो उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, ताकि खून को पतला करने का जो असर है उसको कम किया जाए। अगर सपोज कर लेंगे पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है, तो उसको कंट्रोल करना होता है, जिसकी वजह ये कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी शरेआनों में, ब्रेन की शरेआनों में तनाव पैदा होता है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, तो फिर उसकी शरेआनों में भी तनाव कम हो जाता है। इसके अलावा ये एक सर्जरी का भी एक ऑप्शन होता है। अगर दिमाग में बड़ी जगह पर हेमरेज हो, तो फिर न्यूरो सर्जन जो है खून को निकालते हैं, जिसमें दिमाग में प्रेशर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे और भी प्रोसीजर है, जैसे सर्जिकल क्लिपिंग है या कॉइलिंग वगैरह है। ये सब प्रोसीजर जो है ये उन चीज़ों में किए जाते हैं जो हेमरेजिक स्ट्रोक की वजह से होते हैं, या हेमरेजिक फालिज की वजह से होते हैं। इसके बाद अब जब इमरजेंसी का ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट हो जाती है, तो इसके बाद का मरहला आता है, वो है स्ट्रोक रिकवरिंग रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी के बाद पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, और ये देखा जाता है कि उसका कितना ब्रेन डैमेज हुआ है। ये याद रखना चाहिए कि अगर स्ट्रोक सीधा हाथ का है, तो
उल्टे हाथ की तरफ का जो है जिस्म का नुकसान होता है। और अगर उल्टे हाथ का है तो सीधे हाथ की तरफ के जिस्म का नुकसान होता है। अब आपका जिस्म बाद में ये कि मरीज़ों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी भेज दिया जाता है, जहाँ उनकी स्पीच थेरेपी या फिजियोथेरेपी की जाती है। कि अब क्या इसका वो होता है, रिजल्ट क्या आता है कि यही है कि 10% मरीज जो है वो ज़्यादातर फुली रिकवर हो सकते हैं, और 25% जो है मरीज़ वो क्या कहते हैं मिनिमल इम्प्रूवमेंट में आ सकते हैं। इसके अलावा ये है कि 45% जो मरीज़ है वो उनमें मॉडरेट इम्प्रूवमेंट होती है। और कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, और कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो बेहतर यही है कि आदमी अपने गज़ा का, अपनी सेहत का ख्याल रखे, और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर से मालूमात में थोड़ा बहुत इजाफा ही हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।